नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग आज देखेंगे। क्लास 9th का चैप्टर 2। इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 1 के बारे में देखे थे। आज हम लोग चैप्टर 2 के बारे में देखेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, जितना ऑब्जेक्टिव है लगभग इस एग्ज़ाम के व्यू से 2026 के जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगभग 40-45 क्वेश्चन के आसपास है। तो बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सामान्य तौर पर भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो सामान्य तौर पर भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया। कितने विभागों में बांटा गया है? 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उत्तर का ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये दक्षिण का पठार है, ये उत्तर का विशाल मैदान है और ये तटीय प्रदेश है और ये मरुस्थल है पाँचवा, और यहाँ पर कुछ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि द्वीप। तो एक उत्तर का पहाड़ी प्रदेश है, दूसरा यहाँ पर दक्षिण का पठार, तीसरा है उत्तर का विशाल मैदान, चौथा है ये भारत का मरुस्थल, पांचवा है ये तटीय मैदान और छठा जो है द्वीप समूह। तो इस प्रकार से कितने भौतिक विभागों में? तो 6 भौतिक विभागों में बांटा गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत W.J. मॉर्गन ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था। तो इसका प्रतिपादन 1967 में। देखिए, कल्पना तो 1965 में की गई थी, लेकिन इसका जो प्रतिपादन हुआ था, थियरी जो दिया गया था, वो 1967 में हुआ था। भारत का सबसे पुराना भाग कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पुराना भाग है वो है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार, क्योंकि सबसे पहले जब हम अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, जब पृथ्वी था तो उस समय सबसे ऊपर ये जो था ये लॉरेशिया था, लॉरेशिया, और ये जो नीचे का था ये गोंडवाना काल का था, और बीच में ये जो था ये तेथिस सागर था। पृथ्वी जो है उस समय एक ही भाग था पृथ्वी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चित्र में, ये सब एक ही में जुड़ा हुआ था। ये लगभग 250 मिलियन साल पहले पूरा जो है ऊपर का भूपट्टी एक ही भाग में था, और ये जो बीच में ये जो आप सी देख रहे हैं ये एक ही था, जिसका नाम था तेथिस सागर। 200 मिलियन यानी ये 250 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन साल पहले इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। यहाँ पर आप देखते हैं ये जो ऊपर वाला भाग है थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, और ये जो नीचे वाले भाग हैं ये थोड़ा अलग अलग होने लगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तेथिस सागर है, ये लॉरेशिया है, और ये जितने हैं इस सबको क्या कहा गया? गोंडवाना कहा गया, गोंडवाना लैंड।
145 साल पहले इसमें और परिवर्तन हुआ और ये टूट करके अलग अलग होने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैसे टूट करके अलग हो रहे हैं। इसी काल में आप देखेंगे कि भारत भी टूट करके ये अलग हो रहा है और ऊपर बढ़ेगा। 65 मिलियन साल पहले यहाँ पर आप देखिए, ये लगभग ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, ये यहाँ पर अमेरिका हो गया, और वर्तमान में हम देखते हैं कि ये टूट कर कितने भागों में, जो 7 महाद्वीप हैं उसमें परिवर्तित हो गए। इसमें आप देखिए, यहाँ पर ये एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, नीचे ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका हो गया। तो लगभग 250 मिलियन साल पहले हम जब देखेंगे तो उस समय ये जो भारत का जो नीचे वाला ये जो भाग था, जिसको हम लोग दक्षिण का पठार कहते हैं, ये गोंडवाना काल का ही है, और इसके बाद जो हिमालय की उत्पत्ति होती है वो बाद में होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखिए, इस चित्र में प्रारंभिक अवस्था में भारत ये नीचे था, कितना, लगभग 7.1 करोड़ साल पहले। ये हिंद महासागर है, और ये देखिए कहाँ है, ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। 5.5 करोड़ साल पहले ये थोड़ा और धीरे धीरे ऊपर आया, और यहाँ ये विषुवत रेखा को पार कर गया। 3.8 करोड़ साल पहले और ऊपर है 1 करोड़ साल पहले। अब वर्तमान में ये जो भारत है, ये हमारा भारत है, यानी कि इतना जो ये हिस्सा है ये कहाँ का है, तो ये गोंडवाना काल का ही है। तो यही क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन था कि भारत का सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो ये है दक्षिण का पठार, क्योंकि ये गोंडवाना काल का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं संरक्षी प्लेट। ठीक है, क्या कहते हैं, संरक्षी प्लेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई थी। कब हुई थी, 4.5 अरब साल पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की आयु को कितने महाकल्पों में बांटा गया है, तो पृथ्वी की जो आयु है उसको 4 महाकल्पों में बांटा गया है। कितने महाकल्पों में बांटा गया है, 4 महाकल्पों में बांटा गया है। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है, यानी कि जो पूरा पृथ्वी है, नहीं भारत, पूरा भारत जो है, इसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो मैदानी भाग है। कुछ तो पहाड़ी है, पठारी है, मैदानी है, तो इसका लगभग 43%, कितना प्रतिशत, 43% जो भूभाग है वो क्या है, मैदानी भाग है। इतना में ही अच्छे से खेती की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, जोकीला अर्थात जोजिला दर्रा जिसको कहा जाता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। पहले ये चूँकि राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है, तो भ्रंश घाटी में 2 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन है, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी है, नर्मदा और ताप्ती। देखिए यहाँ पर ये नर्मदा और ये ताप्ती, यही 2 नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पहाड़ है, विंध्याचल पर्वत, बीच में सतपुड़ा है, और इसी के बीच में ये
बहती है। तो इसी को भ्रंश घाटी या धसान घाटी कहते हैं। जब पहाड़ों में बीच में धंस जाता है और उसी के बीच में जब नदी निकलती है तो उसी को कहा जाता है भ्रंश घाटी या फिर धसान घाटी। तो ये भ्रंश घाटी में होकर के बहने वाली नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? तो ये हैं नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पश्चिमी घाट पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये बताया भी गया है क्लास में। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसको क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल। ये किस राज्य में है स्थित है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। भारत में एक राजस्थान ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं, जिसका नाम है थार मरुस्थल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामान्य तौर पर भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो ये क्वेश्चन हम लोग शायद देख भी चुके हैं। कितने भागों में? तो 6 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा था? तो उत्तर का पहाड़ी भाग, उसके नीचे आते हैं तो उत्तर का विशाल मैदान, फिर उसके नीचे दक्षिण का पठार। 3 भाग हो गए। और जो समुद्र से सटा हुआ क्षेत्र है उसको 1 भागों में बांटा गया था। वो क्या था? तो तटीय प्रदेश था। इसके अलावा एक मरुस्थल था 5वां, और 6ठा क्या था? तो द्वीप समूह था। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पर्वत श्रेणी की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा हिमालय। वही पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या होता है? एवरेस्ट होता है। क्या होता है? एवरेस्ट होता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और पर्वत श्रेणी की बात हो रही तो हिमालय पर्वत श्रेणी, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी की ही सबसे ऊंची चोटी है जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। वो कहाँ है? नेपाल में। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए इसमें मिल भी गया कौन सी चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट। इसको हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। कितना है? 8,848 मीटर। कहीं कहीं पे ये 8,850 भी मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ट्रांस हिमालय कहा गया है? तो ट्रांस हिमालय कहा जाता है काराकोरम को। किसको कहा जाता है? काराकोरम को। हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर आता है उत्तर में काराकोरम, उसके बाद से आता है लद्दाख, फिर जास्कर और लास्ट में आता है पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो जो सबसे ऊपर का भाग है यानी कि हिमालय के उस साइड में आता है उसी को कहा गया है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय काराकोरम को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कश्मीर में घास के मैदान को कहा जाता है मर्ग। आप लोग क्लास में पढ़े भी हैं इसको। गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब क्या हैं? घास के मैदान के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और ये प्रेयरी, सवाना, ये सब भी घास के मैदान है, लेकिन ये भारत के नहीं है, ये दूसरे देशों के हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वतीय भाग कौन सा है? तो देखिए हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वतीय भाग, ये सबसे ऊपर का जो हमने बताया भी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, जो सबसे नीचे का है लघु हिमालय इसको कहा जाता है, उसी का एक भाग है जिसको हम लोग शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक है। इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है कहाँ है? तो भारत में है। कहाँ है? भारत में। ठीक है, तो हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वतीय भाग कौन सा है? तो वो है शिवालिक।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। हिमालय के क्षेत्र में जो विस्तृत घाटियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दून भी कहा जाता है, द्वार भी कहा जाता है। तो ये घ में देखिए दून या द्वार, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, दून या द्वार, जिसमें देहरादून, हरिद्वार ये सब क्या है उसके उदाहरण हैं। तो हिमालय की जो विस्तृत घाटियाँ होती हैं हिमालय क्षेत्र में उन्हें क्या कहा जाता है? तो दून और द्वार कहा जाता है। बिहार के पश्चिम चंपारण में जो हिमालय पर्वत का हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? तो हिमालय की पर्वत श्रेणी का थोड़ा सा हिस्सा है बिहार का, तो यहाँ पर जो हिमालय का थोड़ा सा हिस्सा है, ऐसे तो बिहार हो लगभग, तो ये जो ऊपर का जो भाग है यहाँ का, यही हिमालय से सटा हुआ है। तो इसी को कहा जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी। क्या कहा जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो है हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पश्चिम से पूर्व की ओर 4 भागों में, जिसमें पहला है पंजाब, उसके बाद से कुमायूं, उसके बाद से नेपाल, फिर असम हिमालय। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले इधर पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं था, उसके बाद से यहाँ से आप देखेंगे कि नेपाल का सीमा शुरू हो जाता है, तो इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और यहाँ पर चूँकि हम लोग का असम है तो असम हिमालय कहा जाता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला भाग कौन सा? विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ और घनी वन, तो विश्व का हो चाहे भारत का हो, ये है हमारे भारत में उत्तर का विशाल मैदान, जो अभी हम यहाँ पर आपको दिखाए थे। ये है, ये जो भाग है ये क्या है? तो ये सब उत्तर का विशाल मैदान है। चूँकि ऊपर से इसमें हम देखते हैं इधर से गंगा, सिंधु उसकी सहायक नदी है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, इसका कुछ भाग इधर आता है। इसके बाद से इसी में गंगा नदी, यमुना नदी, बहुत सारी नदी आकर के मिलती है, जो यहाँ उत्तराखंड से आते हुए यूपी से आकर के ये बिहार में प्रवेश करते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए ये इसका एक धारा इधर बांग्लादेश पे चला जाता है, एक धारा यहाँ से बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। दूसरा हुआ, और फिर तीसरा जो इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा नदी, ये आकर के ये अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए ये भी कहाँ मिल जाती है? बांग्लादेश में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। और यहीं पर विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, उसका निर्माण करती है और फिर कहाँ चली जाती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो चूँकि नदियों अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती है, इसीलिए ये जो जगह होता है बहुत ही उपजाऊ होता है। और हमने आपको पहले ये भी बताया था कि ये जो हिस्सा था, ये हिस्सा ये गोंडवाना काल का हिस्सा है। ये आकर के जब ऊपर में टकराया तो इसका जो ऊपर वाला भाग था एशिया, इससे क्या हुआ कि यहाँ से टकराया तो पीछे का इधर का भाग उठ गया और इधर का भाग उठ गया और बीच में क्या हो गया? ये धंस गया। जैसे आप देखेंगे कि 2 बाइक टक्कर में आता है तो उसका पीछे वाला चक्का उठ जाता है, आगे वाला वहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार जब ये इधर से टक्कर मारा, इधर से और ये इधर से, तो क्या हुआ? यहाँ का धंस गया और इधर का दोनों साइड का उठ गया। तो चूँकि यहाँ धंस गया और इधर से सारी नदियाँ आकर के मिलती है और अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती है, इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा अधिक उपजाऊ है। इसी में आप देखेंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सारे राज्य आते हैं। तो यही है विश्व का सबसे उपजाऊ भाग और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
सिंधु की सहायक नदियों की संख्या कितनी है? तो सिंधु की सहायक नदियों की संख्या कितनी है? तो वो 5 है। ठीक है, इसी 5 नदियों के नाम पर पंजाब भी बना है। पंज प्लस आब यानी कि 5 नदियों वाला क्षेत्र, जिसका सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। अगला क्वेश्चन है सांभर झील किस राज्य में है? सांभर झील किस राज्य में है? तो चूँकि सांभर झील कैसा है, नमकीन है, तो नमकीन कहाँ होगा? तो सबसे ज़्यादा राजस्थान पाया जाता है। तो सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। अभी हम बताए हैं सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र। यहाँ गलती से राजस्थान हो गया है, क्या होना चाहिए? सिंधु का मैदान होना चाहिए। ठीक है, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, फरक्का बांध कहाँ स्थित है? फरक्का बांध किस नदी पर है? तो ये है गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर। ये भारत से बहते हुए जब गंगा नदी बांग्लादेश में मिलती है तो ठीक उसके पहले एक बांध बनाया गया है। ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। यही क्या करता है? गंगा नदी के पानी को कंट्रोल करता है। अगर इसको खोल दिया जाए तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ चला जाएगा? बांग्लादेश में चला जाएगा और बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण किस प्रकार की भूमि का विस्तार होता है? तो उत्तर बिहार प्रतिवर्ष बाढ़ आता ही है। सबसे ज़्यादा उसमें किस नदी का हाथ रहता है? तो सबसे ज़्यादा कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को। तो उसी के चलते क्या होता है? प्रतिवर्ष सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। तो चूँकि बाढ़ आएगा तो झील का तो निर्माण होगा ही, दलदल का भी निर्माण होता है, चौर का भी निर्माण होता है। तो क ख ग इसमें क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी बिहार में नए जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी बिहार की बात हो रही है। तो चूँकि नई जो जलोढ़ मिट्टी रहती है उसको खादर भी कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। लेकिन दक्षिणी बिहार में जो नई जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को, यहाँ मिट्टी की बात नहीं हो रही है, इस क्षेत्र की बात हो रही है, तो इसको कहा जाता है, कहीं पे इसको जल्ला कहा जाता है, कहीं पे इसको टाल कहा जाता है। तो इसमें क और ख दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये कई बार क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है माजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है। कहाँ है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भारत में ही है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नदियों द्वारा ढलानी क्षेत्रों में पत्थर के टुकड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा कर दिए जाते हैं। इस निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो इस निक्षेप को भाबर कहा जाता है। खादर तो जलोढ़ मिट्टी है, बांगर भी जलोढ़ मिट्टी है, और जहाँ पे पानी साल में 10 महीना जमा रहता है उसको कहा जाता है तराई क्षेत्र। तो बचा क्या? भाबर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा बनाए गए नम एवं दलदली क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो इसको तराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। जहाँ पे साल में लगभग 10 महीना तक पानी ही लगा रहता है उसको क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
नदियों द्वारा बाढ़ के साथ लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो अभी इसमें हम बताए थे क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है खादर। क्या कहलाता है? खादर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भाग प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है? तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं, कौन सा भाग है? दक्षिण का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर, कौन सा ऊंची चोटी है? माउंट आबू पर्वत है जिसका सबसे ऊंची चोटी, जिसको गुरु शिखर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है। कितना है? 1722 मीटर। कुछ दिन पहले अरावली पर चर्चा भी हो रहा था, जिसको तोड़ने का काम शुरू हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया था कि जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो सब ऊंचाई जो है वो है 300.920 मीटर, यानी कि लगभग 301 मीटर है। ये ऊपर की जो फर्स्ट ऑप्शन है ये उसकी ऊंचाई, यानी कि अब घिसते घिसते और थोड़ा सा कम हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम है वो पर्वत की श्रेणी में नहीं है, तो उसको काट दिया जाए। तो इस पर बहुत सारा विवाद भी हुआ, चूँकि भारत का बहुत सबसे पुराना ऊंची चोटी है, पर्वत है, तो उसका संरक्षण भी जरूरी है, इसलिए बहुत लोग विरोध किए। अब उस पर काम रुका हुआ है। तो उसी का सबसे जो ऊंचा चोटी है वो क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन को शायद हम लोग देख भी चुके हैं। ये है सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी के द्वारा पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो वो पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। यहाँ पर देखिए, इधर है, ये कौन सा घाट है? ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है कहीं कहीं पे देखिए यहाँ पर कटा छटा है, ठीक है, इधर से नदियाँ आती है इसलिए कटा छटा है, और यहीं पर जो है यही जो पहाड़ी है इसी को कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर आकर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कोंकण, यानी कि उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तट, ठीक है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तट। देखिए ये पश्चिमी घाट पर्वत है, तो इसी के ऊपरी भाग को इसको कहा जाता है कोंकण, और ये नीचे वाले भाग को यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है मालाबार को, यानी कि ये मालाबार तट है, और ऊपर क्या है? यहाँ पर कोंकण, ठीक है। क्या कहा जाता है? कोंकण और मालाबार तट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? गोलकुंडा तट और कोरोमंडल, ठीक है। उत्तरी भाग को गोलकुंडा और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल। इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी भाग को गोलकुंडा और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल, ठीक है। ये पूर्वी घाट है, इसके उत्तरी भाग को
गोलकोंडा और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन, ये मालाबार तट वाला, ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्र सीमा के अंतर्गत कितने द्वीप हैं? तो भारत की समुद्र सीमा, तो भारत की समुद्र सीमा तो किसी भी देश के समुद्र सीमा लगभग 200 नॉटिकल मील होती है, उतना तक उसी देश का होता है समुद्र सीमा। तो इसमें बहुत सारा द्वीप आ जाता है। भारत का अंडमान निकोबार, उसमें भी बहुत सारे द्वीप है। इसके अलावा लक्षद्वीप है और आसपास में भी बहुत सारे द्वीप है। तो अगर सबको जोड़ा जाए तो लगभग 1204 द्वीप है। कितना है? 1204 द्वीप हो जाएंगे। इसमें अंडमान में ही 572 से ऊपर है, यानी सब द्वीपों को मिलाया जाए तो 1200 से ऊपर द्वीप हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये अलग होते हैं 9 डिग्री चैनल के द्वारा। कितने डिग्री चैनल के द्वारा? तो 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी 2004 में सुनामी में भारत का कौन सा भाग डूब गया था? तो आप लोग को पता है 2004 में बहुत भयंकर सुनामी आया था, जिससे सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंचा था भारत में, वो पहुंचा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्षति देखने को मिला था। और उसी का भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। तो दक्षिणी पॉइंट जो था 6 डिग्री 4 मिनट, वो क्या हुआ था? वो डूब गया था। इंदिरा पॉइंट जो है वो 2004 की सुनामी में डूब गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपने पुरानी अवस्था में आ गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस बेसिन में खनिज तेल की विशाल समूह? तो भारत में जो सबसे बड़ी नदी की अगर बात होती है तो उसका नाम आता है गंगा नदी का। तो चूँकि पहले आदि मानव जो है कहाँ रहते थे? तो नदी के किनारे ही रहते थे, इसलिए जो भी अवशेष हम लोगों को मिलते हैं उन्हीं के किनारे, और वही सब दबने के बाद लाखों करोड़ों सालों के बाद क्या बन जाता है? पेट्रोलियम खनिज तेल का निर्माण करते हैं। तो भारत में विशाल तेल की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ जताई जा रही है? तो वो है गंगा नदी बेसिन। कौन सा बेसिन है? गंगा बेसिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोरोमंडल के सबसे ऊंचे काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो देखिए काराकोरम जो कि पर्वत श्रेणी है, और उसका नाम जो है K1 K2 K3 ऐसे रखा गया है। तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसे मान लीजिए कि ये काराकोरम है, ये पहला तो इसको K1 कह दिया गया, फिर ये दूसरी इसको K2 कहा गया, फिर ये तीसरी K2 K4 K5 K6 ऐसे है। तो इसमें आप देख रहे हो कि सबसे जो ऊंचा कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, तो यही क्या हो गया? K2 है। तो K2 को गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। ठीक है। और चूँकि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, POK में है। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है। लेकिन अगर वही पूछ दे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपका हो जाएगा सिक्किम में है कंचनजंगा। क्योंकि ये अब वर्तमान में भारत में नहीं है, लेकिन भारत उसको अपना ही मानता है। आज नहीं तो कल तो ले ही लिया जाएगा। लेकिन अभी जो है भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है तो वो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और वो है अंडमान में, जिसको बैरन द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरन द्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं? तो अंडमान निकोबार ये 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं? तो ये होते हैं 10 डिग्री चैनल द्वारा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन था लक्षद्वीप और मेनिकाय द्वीप किसके द्वारा 2 भागों में बंटते हैं? लक्षद्वीप और मेनिकाय, तो इसका ऑप्शन ये गलत हो गया है। इसका आंसर होगा 11 डिग्री। कितना होगा? 11 डिग्री। 11 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ग। तो लगभग 45 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ख़त्म हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हिमालय का निर्माण हुआ था कैसे हुआ है। दोनों साइड से ये जो है इंडियन ऑस्ट्रेलियन ये जो प्लेट थी धीरे धीरे आकर के टकराई यूरेशिया प्लेट से और ये नीचे दब गई और ये जो यूरेशियन प्लेट था ये ऊपर उठ गया। इसी क्रम में देखते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे इस पहाड़ी पूरा श्रेणी का ही निर्माण हो गया। यही कहलाया हिमालय पर्वत। और इधर हम देखते हैं चूँकि ये बहुत नीचे दब गया तो यहाँ से जितने भी हिमालय से नदियाँ निकली सब इसी रास्ते से आने लगी। तो यहीं पर उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ जहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ये प्लेटें हैं जिसमें ये बड़े प्लेट जिसको जुआन दो फुका पैसिफिक प्लेट भी कहा जाता है। इसमें साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट, इसके बाद से ये यूरेशियन प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट प्रशांत महासागरीय और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो कितने हैं टोटल? 7 प्लेट है बड़े प्लेट और ये छोटे प्लेट है। इंडियन प्लेट हो गया, यहाँ पर नाजका प्लेट हो गया, कोकोस प्लेट हो गया, ये सब छोटे छोटे प्लेट है। ये हमारा भारत का भौतिक मानचित्र है। भौतिक मानचित्र यानी कि ऊपर से देखने पर जो जो दिखाई देता है, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, नदी हो गया, ये सब दिखाई देता है। तो हमने बताया था भारत को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें ये नीचे वाला भाग था, ये क्या था? तटीय मैदानी भाग था, ये हमारा द्वीप था, ये उत्तर का विशाल मैदान था, ये दक्षिण का पठार था, ये सब, और ये उत्तर का पहाड़ी भाग, और ये जो था वो हमारा भारत का मरुस्थल था। और हिमालय के जस्ट ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे हिंदकुश पर्वत है। यहाँ जो है इसको कहा जाता है पामीर का पठार, यानी इसको संसार का छत भी कहा जाता है। ये सुलेमान है, ये पाकिस्तान में है। यहीं से कृषि की शुरुआत हुई थी 7000 साल पहले, लगभग 7000 ईसा पूर्व। तो इस तरह से हमारा टोटल क्वेश्चन ख़त्म हुआ और अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 के बारे में देखेंगे। इसको आप लोग पूरे अंत तक देखिए।
ताकि एग्ज़ाम में आपको सहायता मिले। चलिए तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।